हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लॉ फॉर जस्टिस। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी पढ़ा था, तो उसका आगे हम पढ़ने वाले हैं आज। तो पहले मैं थोड़ा पिछले के बारे में बता देती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है दैट इज़ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। वो एक तरह से क्या है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है इन विच वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी क्या करती है जिसको कि इंडेमनीफायर कहा जा रहा है, वो प्रॉमिस करती है टू द अदर, और जिससे प्रॉमिस हुआ है उसको इंडेमनीफाइड बोला जाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो प्रॉमिस किस चीज़ का करती है? टू सेव सेव फ्रॉम द लॉस से बचाने का, कि अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो मैं आपको उसके लिए कंपनसेट कर दूंगा। ठीक है, तो बस इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बोलते हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन इससे डील करता है? सेक्शन 124 एंड 125। बस यहाँ तक आपके लिए अभी इतना ही इम्पोर्टेंट था। आगे की बात करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? देखो, पहले तो हम लोग गारंटी के बारे में समझते। गारंटी क्या होता है कि जब कोई किसी अनदर पर्सन के बिहाफ पे गारंटी देता है कि अगर ये इंसान अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता तो उसकी जगह पे मैं आपको पे करूँगा। ठीक है, तो यानी कि किसी अनदर पर्सन के बिहाफ पे जो हम लोग प्रॉमिस करते हैं उसको गारंटी बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसका मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट to perform the promises made or discharge the liabilities of the third person in case of his failure to discharge such liabilities। अगर कोई जो थर्ड पर्सन है वो अपनी लाइबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं करता तो उसके बिहाफ पे जो गारंटी देने वाला पर्सन है, जिसको श्योरिटी बोला जाता है, वो प्रॉमिस को फुलफ़िल करेगा। राइट। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन। अब देखिए, हमने लास्ट में भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने कि कौन सा सेक्शन डील करता है? 124 एंड 125 डील करता है इंडेमिनिटी से। अब 126 है जो, वो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ जो माइनर सी टर्म्स हैं जो आपके लिए आगे जाके बड़ी यूज़फुल साबित होने वाली हैं। फर्स्ट वन इज़ श्योरिटी, सेकेंड वन इज़ प्रिंसिपल डेटर एंड थर्ड वन इज़ क्रेडिटर। अगर आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो ये आपके आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी पढ़ना है। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आगे पढ़ने वाले हैं, तो उनमें भी हमें ये चीज़ें काम आएंगी। तो पहले बात करते हैं श्योरिटी की। श्योरिटी कौन है? अ श्योरिटी इज़ अ पर्सन गिविंग अ गारंटी। ये देखिए, जो पर्सन गारंटी दे रहा है उसको श्योरिटी बोलते हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to pay a sum of money or perform any duty for another person in case that person fails to perform such work। क्लियर? इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता चुकी हूँ, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाएगा इससे। सेकेंड वन इज़ प्रिंसिपल डेटर एंड थर्ड वन इज़ क्रेडिटर। डेटर कौन होता है? डेटर वो पर्सन है जो कि कर्जा ले रहा है किसी से। ठीक है, अ प्रिंसिपल डेटर इज़ अ पर्सन फॉर होम द गारंटी इज़ गिवन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसके भी हाफ पे क्या है, गारंटी दी जा रही है। ठीक है, आपको आप ही आगे मैं एग्जांपल दूंगी, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड क्रेडिटर कौन है? जिसको गारंटी दी जा रही है कि सर आप इसको ये पैसे दे दो, मैं गारंटी देता हूँ अगर इसने पे नहीं किए तो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो क्रेडिटर कौन है? जिसने वो पैसे देने हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मिस्टर एक्स एडवांसेज अ लोन ऑफ 25,000 टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को लोन दिया 25,000 का। अब एक मिस्टर जेड है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? मिस्टर एक्स को गारंटी दे रहे हैं कि आपने जो लोन वाई को दिया, अगर वाई वो आपको रीपे नहीं करता है तो मैं वाई के बिहाफ पे आपको दूंगा। ठीक है, पैसे। तो जेड कौन है यहाँ पे? श्योरिटी है। और ये एक्स कौन है? ये क्रेडिटर है जिसने पैसे दिए हैं। एंड डेटर कौन है? प्रिंसिपल डेटर, दैट इज़ वाई। अभी आपको ये क्लियर हो गया? ये श्योरिटी है, ये क्रेडिटर है और ये डेटर है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि असेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या असेंशियल्स हैं? नंबर वन क्या है?
असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो कि इसके अंदर वो सारे असेंशियल होने चाहिए जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से होते हैं कि जैसे दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, है ना, साउंड माइंड की होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो इसमें होनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ कंसिडरेशन फॉर गारंटी। आप गारंटी दे तो रहे हो पर आपको यहाँ पे कंसिडरेशन भी बताना है कि कितनी अमाउंट का आप गारंटी दे रहे हो या फिर किस अमाउंट के लिए आप गारंटी दे रहे हो। तो एक अमाउंट होनी चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट, राइट। थर्ड वन इज कम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। दोनों पार्टीज कम्पिटेंट होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। मेजर मीन्स अबव 18 होनी चाहिए और मीन्स 18 तो हो या अबव 18 हो, ठीक है। वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि आप किसी मेंटल को या किसी इडियट पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में ले आए हो, ठीक है, तो वो सब नहीं चलेगा। एंड फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिकवरेबल डेट। एक जो कर्जा है ना, डेट होता है कर्जा जो रिकवरेबल अभी पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, या जो किसी को दे दिया है वो रिकवरेबल है, तो उसका एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। अगर डेट ही नहीं है तो फिर गारंटी का तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। फिफ्थ क्या है, नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये भी ज़रूरी है कि एक तो कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं बताया होना चाहिए। एंड उसके साथ कोई कंसीलमेंट भी नहीं होना चाहिए कि आपने कोई जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और वो आपने कंसील कर लिए, छुपा लिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सिक्स्थ क्या है, कंडीशनल लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। कि जो श्योरिटी है पर्सन, उसकी लाइबिलिटी है वो किस उसकी जो कंडीशंस हैं वो पहले ही तय होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कॉन्क्यूरेंस ऑफ ऑल थ्री पार्टीज। अब थ्री पार्टीज कौन है, थ्री मैंने आपको कौन बताया, एक तो देखो क्रेडिटर है जिसने कर्जा दिया है, एक है डेटर जिसने कर्जा लिया है, और एक श्योरिटी है जिसने गारंटी दी है। अब कॉन्क्यूरेंस होना चाहिए, तीनों की सहमति भी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके आगे है मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मोड क्या होगा कि वो रिटर्न में है या वो स्पोकन है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मोड है जो कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काइंड्स, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए बस आप काइंड्स के ये 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि काइंड ऑफ गारंटी के क्या है। जो फर्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव, इसको प्रोस्पेक्टिव भी बोलते हैं। सेकंड वन इज स्पेसिफिक और कॉन्टिन्यूइंग, एंड थर्ड वन इज एंटायर और पार्शियल डेट। ये आप 3 पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हिसाब से नोट डाउन करके आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। रिवोकेशन होता है बच्चे वापस लेना। जो गारंटी है वो वापस कब ली जाएगी या वो कब ख़त्म हो जाएगी, बाय नोटिस भी हो सकती है, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी भी हो सकती है। इसको हम आगे जाके फर्दर थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी का नेचर क्या होगा, वो कैसी होगी, और उसका एक्सटेंट क्या है, किस हद तक वो जो है इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। पहली बात तो है कि वो सेकेंडरी है, उसका नेचर क्या है, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है। मान लीजिए श्योरिटी का अपना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर कोई डेट किसी ने ले रखा है और वो रिकवरेबल है, ठीक है, वो फुलफिल नहीं कर रहा अपने प्रॉमिस को, वो रीपे नहीं कर रहा है, तब ये अराउज होता है, ठीक है, श्योरिटी की लाइबिलिटी। तो ये डिपेंडेंट है, इसके अपने कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। थर्ड क्या है, अराइजेस इमीडिएटली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया, साथ ही इसकी जो लाइबिलिटी है वो अराइज हो गई है। फोर्थ क्या है, को एग्जिस्टेंस। अब ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि को एग्जिस्टेंस है, श्योरिटी का अपने कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी है जो जब वैसे किसकी होती है, प्रिंसिपल डेटर की, ठीक है, उसने फुलफिल नहीं की तो फिर श्योरिटी की आ जाती है, तो को एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। उसके बाद है एंटाइटल्ड टू लिमिट हिज लाइबिलिटी। जो श्योरिटी है वो एंटाइटल्ड है, वो बोल सकता है कि मैं इस हद तक गारंटी देता हूँ, ठीक है, इस हद तक मैं रिपे कर दूंगा, तो उसको इस चीज़ का राइट है कि वो लिमिट कर सके अपनी लाइबिलिटी को। उसके बाद है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी सॉरी, जो गारंटी है वो कॉन्टिन्यूइंग रहती है, क्योंकि क्या पता वो
कब तक जो डेटर है वो रीपे नहीं कर रहा, अगर कोई मान लीजिए फिक्स्ड डेट है कि उसको तब तक पैसे चुका देने हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर गारंटी भी साथ साथ कंटिन्यू करती है। वेयर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड सॉरी सेवंथ पॉइंट कहता है व्हेन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर बिकम वॉइड और वॉइडेबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड या वॉइडेबल हो जाता है उस केस में भी क्या होगा कि श्योरिटी की कोई भी लाइबिलिटी अराउज नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राइट्स ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी की लाइबिलिटीज तो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है, पर उसके कुछ राइट्स भी तो हैं। अगर राइट्स की बात करें तो उसके राइट्स हैं 3 पर्सन्स के अगेंस्ट, ठीक है। किन किन के अगेंस्ट है वो राइट्स? नंबर 1 है प्रिंसिपल डेटर, जिसने वो कर्ज लिया है, ठीक है, मेरी यहाँ पे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही। सेकंड है अगेंस्ट द क्रेडिटर, जिसने वो पैसे या लोन क्रेडिट किया है, दिया है, ठीक है। एंड थर्ड अगेंस्ट है को श्योरिटीज़। को श्योरिटीज़ क्या होता है बेटा? मान लीजिए यहाँ तो एक श्योरिटी की बात करते हैं हम, हो सकता है श्योरिटी देने वाले, गारंटी देने वाले पर्सन ही 2-3 हो, तो उस केस में भी हमारे जो श्योरिटी है उसके पास राइट्स होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बताती हूँ मैं इसके बारे में। हाँ तो राइट पढ़ते हैं हम अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अब राइट्स जो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट है वो क्या है? पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन। बेटा राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है कि आप थर्ड पर्सन से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। मान लिया आपने तो भरपाई कर दी, अब जिसकी वजह से वो एक्चुअल लॉस अकर हुआ है आप उसके अगेंस्ट तो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो ना, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। सेकंड है राइट ऑफ इंडेमिनिटी, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद है राइट टू इंसिस्ट द प्रिंसिपल डेटर टू ऑनर हिज ऑब्लिगेशन, कि आप प्रिंसिपल डेटर को भी कंपेल कर सकते हो, इंसिस्ट कर सकते हो कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू सिक्योरिटीज विद द क्रेडिटर। अब देखिए मान लीजिए कोई लोन लिया है, ठीक है, उसके लिए आप कुछ सिक्योरिटी भी रखते हो, मान लो कोई डॉक्यूमेंट रख दिए, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ जो हम एज सिक्योरिटी सबमिट कर देते हैं। तो मान लीजिए अब प्रिंसिपल जो डेटर है जिसने लोन लिया था वो तो पीछे हट गया, उसने फुलफिल नहीं किया कोई भी ऑब्लिगेशन। अब किसने किया? श्योरिटी ने। अब श्योरिटी का राइट तो होगा ना सिक्योरिटीज़ पे, कि देखिए जी उसके बिहाफ पे मैंने सारा लोन चुका दिया है, तो श्योरिटीज़ पे हक, सिक्योरिटी पे हक भी तो मेरा हुआ ना, तो कहीं ना कहीं उसका राइट वहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के अगेंस्ट भी राइट्स हैं। वो कौन कौन से क्रेडिटर पहले याद करो, कौन है? जिसने लोन दिया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारे पास राइट्स हैं। क्या? राइट टू रिक्वेस्ट द क्रेडिटर टू प्रोसीड अगेंस्ट द डेटर। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप डेटर के अगेंस्ट अपना प्रोसीड करो, जिसने आपके पैसे मार लिए हैं, ठीक है, जो देने से मना कर रहा है। उसके बाद है राइट ऑफ सेट ऑफ। आप सेट ऑफ का ऑप्शन भी दे सकते हो उनको कि आप इसको सेट कर लो, ठीक है, कुछ दे लेकर निपटा लेना या कुछ काउंटर क्लेम कर लेना, ठीक है। उसके बाद है राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ मैं आपको अभी ऊपर बता के हटी हूँ, तो आप क्रेडिटर को वो भी कह सकते हो कि मुझे बेनिफिट चाहिए सिक्योरिटीज़ में। राइट टू रिक्वायर द एम्प्लॉय टू टर्मिनेट द एम्प्लॉय सर्विसेज। आप ये भी कह सकते हो कि जो सर्विसेज हैं एम्प्लॉयर की उनको भी टर्मिनेट किया जाए। उसके बाद है राइट टू शेयर रिडक्शन। अब जो रिडक्शन होगा, ठीक है, कोई अमाउंट रिडक्ट हुई है, रिड्यूस की गई है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट में से, तो उसका शेयर भी यहाँ पे हम श्योरिटी क्या है क्लेम कर सकता है, ओके। नेक्स्ट वन है राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज़। को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या राइट्स होंगे? वेल लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अब मान लो 2-3 जनों ने प्रॉमिस किया था कि आप इसको पैसे दे दो, ये नहीं देता तो हम देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि सिर्फ एक जना ही पे करेगा, सबको कंट्रीब्यूट करना इक्वली। सेकंड क्या है? बाउंड टू पे इन डिफरेंट सम्स। डिफरेंट सम्स में बाउंड हैं सारे। मान लीजिए सबका मान लो 50-50% बनता है, 30-30% बनता है, तो उनको वो देना पड़ेगा। उसके बाद है राइट टू शेयर बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ ये थोड़ी है कि एक जना सिक्योरिटी का सारा बेनिफिट ले जाएगा, वो भी सबको इक्वली मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ श्योरिटी।
अब इफेक्ट है जो श्योरिटी रिलीज होने का, वो ये नहीं कि पे तो सबने किया है और एक रिलीज हो गया बाकी अभी भी बाउंड है, नहीं, फिर वो सब ही रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी डिस्चार्ज कब हो जाएगा अपनी जिम्मेवारी से, ठीक है, कैसे, कब वो मीन्स मुक्त हो जाएगा कि हाँ मैं अब लाइबल नहीं हूँ, तो वो सिचुएशन क्या होगी, वो बाय रेवोकेशन भी हो सकता है कि वापस ले लेना। ठीक है, वो कैसे होता है, बाय नोटिस, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी और बाय नोवेशन। ठीक है, आपने नोटिस दे दिया कि भाई मैं अब इसके लिए लाइबल नहीं हूँ, आप जैसे चाहो इसको स्यू कर लो कोर्ट में, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की डेथ ही हो जाती है, या फिर बाय नोवेशन कोई न्यू श्योरिटी आ जाता है। ठीक है, या मान लो कॉन्ट्रैक्ट ही न्यू बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाता है, तो उस केस में भी फिर ये श्योरिटी क्या है, रिवोकेशन हो जाएगी। सेकंड क्या है, बाय एक्ट और कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अब क्रेडिटर ने कुछ एक्ट किया जिससे फिर वो क्या है कि अब श्योरिटी लाइबल नहीं रहेगा। किस केस में, मान लो क्रेडिटर ने क्या किया, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने टर्म्स कोई चेंज कर दिया। ठीक है, आप बैठे कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर रहे हो, फिर इसलिए वो कोई लाइबल नहीं होने वाला। सेकंड क्या है, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। आपने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया या डिस्चार्ज कर दिया, उसने अमाउंट पे कर दी सारी। ठीक है, तो फिर मेरी किस बात की श्योरिटी अब। थर्ड वन क्या है, कंपाउंडिंग विद और गिविंग टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। मान लीजिए आपने कंपाउंड कर दिया सारा टाइम, ठीक है, कैलकुलेशन कर दिया सारा कुछ, और गिविंग टाइम या एक्स्ट्रा उसको टाइम दे दिया, तो उस केस में भी। फोर्थ क्या है, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी। जहाँ पे क्रेडिटर क्या कर रहा है, या तो एक्ट कर रहा है या ओमिट कर रहा है। ठीक है, ओमिट करना, ओमिशन करना क्या होता कि किसी चीज़ को ना करना। ठीक है, उसने क्या किया, इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी के तौर पे उसने ये सारा एक्ट किया है। फिफ्थ क्या है, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी रखी थी उसने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर किस बात की लाइबिलिटी, मान लीजिए मैंने लोन लेके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखे थे, उसने मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो फिर ना तो हम अब लोन रीपेमेंट के लिए लाइबल है, ना ही किसी श्योरिटी के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, और किस केस में श्योरिटी की जो है हमारा श्योरिटी उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। थर्ड क्या है, बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर वही इनवैलिड साबित जो हो जाए। ठीक है, वो किन सर्कमस्टांसिस में हो सकता है, पहली बात ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या आपने तो हमें गलत जानकारी दी थी। ठीक है, सेकंड ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, आपने मेन फैक्ट्स को तो छुपा लिया था। को श्योरिटीज डज नॉट ज्वाइन, अब मान लीजिए जिम्मेवारी 2-3 ने ले ली थी, अब बाकी मना कर रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को, फिर वो भी नहीं होगा। एंड फोर्थ क्या है, लैक्स असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियली ने मान लीजिए कोई इसमें से कोई को श्योरिटी या फिर प्रिंसिपल डेटर या फिर क्रेडिटर कोई मान लीजिए माइनर है, अनसाउंड है, ठीक है, अनफिट है, तो ऐसी सर्कमस्टांसिस में भी क्या होगा, ये वैलिड नहीं होगा। ओके, तो इन सारे केसेस में जो मैंने अभी आपको बताए हैं, क्या होगा कि जो श्योरिटी है वो फिर उसका डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी से, अब वो लाइबल नहीं होगा कोई भी अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और आपको कुछ सजेशन लगता हो देने लाइक तो ज़रूर देना। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून।